विजेंद्र सिंगला जी का स्वागत कीजिए। तालियों को शोर रुकना नहीं चाहिए। हमारे बीच में युवाओं के दिलों की धड़कन हरियाणा से भाई द हुड्डा जी आए हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। भाई द हुड्डा जी, एक बार बैठ जाओ। दिव्यांश, सारे साथियों को बिठा लो। महीन, बैठो सारे एक बार। भैया बैठो सारे एक बार। कदम साहब बैठिए काइंडली। अब मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई विजेंद्र सिंगला जी से कि वो अपनी बात रखें। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि श्रीनिवास भाई कृष्णा जी और तमाम यूथ कांग्रेस के, भारतीय युवा कांग्रेस की टीम के माध्यम से मुझे इस कार्यक्रम में आकर अपनी बात रखने का और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो मैं युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। और साथ में मैं जब आया और तो मैं यहाँ पर बैठकर इस बात को पढ़ रहा था, बेहतर भारत की बुनियाद। शायद आप लोगों को इस बात का ध्यान ना हो कि ये बेहतर भारत की बुनियाद की शुरुआत युवा कांग्रेस में कब हुई। कोई सोच सकता है? कोई बता सकता है? जब राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस का प्रभार संभाला, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सभी नेताओं ने राहुल जी को भारत की सरकार के अंदर मंत्री बनकर काम करने का या प्रधानमंत्री बनकर इस देश की सेवा करने का के लिए सुझाव दिया, पर राहुल जी ने युवा कांग्रेस का महासचिव एआईसीसी का बनकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रभार संभाला। उस वक्त युवा कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए, नौजवानों के लिए बेहतर भारत की बुनियाद की शुरुआत हुई थी। और ठीक कहा जब 𝗕𝗂𝗵𝗿 ग्रेवाल जी, जो हमारे पंजाब से हैं, वो मेरे बारे में आपसे बात कर रहे थे और मुझे इस बात का गर्व है। और मेरे सभी वो साथी जिन्होंने मेरे साथ संघ में, मेरे साथ मिलकर इस देश के अंदर युवा कांग्रेस की चुनाव की जो प्रक्रिया चालू हुई, जो राहुल जी का सपना था, जिसके माध्यम से राहुल जी हर उस परिवार के हर सदस्य को, जिसके अंदर जमीन की ताकत है, उस सदस्य को युवा कांग्रेस का हिस्सा बनने का अवसर देना चाहते थे, उस काम को करने की जिम्मेवारी मुझे मिली और मेरी टीम को मिली। यह कार्यक्रम क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे
क्या सोच थी, क्योंकि कई बार पश्चात में क्या हुआ करता था कि अगर किसी प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति को कोई पद मिल जाता था, वो व्यक्ति कभी 5 साल 10 साल प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के ओहदे से कोई उसको हटा नहीं पाता था। क्यों नहीं पाता था? क्योंकि उसके पास बड़े नेताओं की ताकत का आशीर्वाद उसके सर पर हुआ करता था। और ये प्रक्रिया उसके लिए शुरू हुई। और जब IYC का नेशनल एग्जीक्यूटिव चल रहा था और मैं प्रदेश अध्यक्ष था, और ये बात राहुल जी ने स्वयं सबके सामने, प्रदेश अध्यक्षों के सामने रखी कि मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर युवा का चुनाव हो। भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, और मुझे उस वक्त खड़े होकर किसी साथी ने अपने आप खड़े होकर यह नहीं कहा कि यह चुनाव की प्रक्रिया मेरे प्रदेश में करो, क्योंकि उसके साथ आपको अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैंने यह समझा, और मेरी टीम ने यह समझा, पंजाब की टीम ने यह समझा कि ये हमारे नौजवान युवा जो इस देश के युवाओं को मजबूत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये प्रक्रिया इस देश में चालू हो, ताकि लोग अपनी जमीन की ताकत से, चुनाव के माध्यम से लोग युवा कांग्रेस का हिस्सा बने। और आज मुझे खुशी है कि इस हॉल के अंदर आप सब लोग, तमाम लोग जो पूरे देश से आज यहां पर आए हो, हर व्यक्ति आज युवा कांग्रेस के चुनाव की जमीन की ताकत के माध्यम से जीत कर आया है, चाहे वो राजनीतिक परिवार से है, चाहे वो नहीं था। और ये राहुल जी ने हमारे को इस ताकत देने का हमें मौका, अवसर प्राप्त करवाया। और मुझे इस बात को दोहराते हुए भी मुझे खुशी है कि बहुत सारे पंजाब के युवा, अमरप्रीत लाली जी खड़े, जब इन चुनाव की प्रक्रिया से पहले यूथ कांग्रेस की नॉमिनेशन का स्ट्रक्चर हुआ करता था और ये कॉलेज में पढ़ा करते थे, और मुझे एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करनी थी, और शायद ये उस वक्त NSUI के प्रभारी, NSUI का कार्यकर्ता बनने की उम्मीद कर रहे थे, और दूसरी तरफ अपनी पब्लिक, इनको PR मिली थी कनाडा की, और कनाडा जाने की तैयारी कर रहे थे, और मैंने इनको जिला अध्यक्ष बनाया नॉमिनेटेड स्ट्रक्चर में। और उसके बाद 3 बार पंजाब का चुनाव हुआ, विधानसभा अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष। जो इंसान का कोई भी राजनीतिक पारिवारिक संबंध नहीं था, वो एक छोटे गांव से उठकर अमरप्रीत लाली जैसा इंसान पंजाब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और पिछले लंबे समय से भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर सचिव और महासचिव के रूप के अंदर काम करने के लिए पार्टी ने, श्रीनिवास जी ने, कृष्णा जी ने जोरदार तरीके से इनको मौका दिया। 𝗕𝗂𝗵𝗁 जी सरपंच हुआ करते थे अपने गांव के, दलित परिवार से अपने आप का संबंध रखते हैं, और मुझे पार्टी ने मौका दिया और मैं लोकसभा का सांसद हुआ, और मेरी लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र का यह हिस्सा थे, और यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़े, विधानसभा तक चुनाव लड़े, पार्टी में लगातार हर प्रदेश में जाकर काम किया, मेहनत की, अपने परिवार का किस तरीके से गुजारा होता है उसकी परवाह नहीं की। और आज मुझे खुशी है कि राजनीतिक परिवार से ना होने के बावजूद सचिव के रूप में और आज भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में आज आप सब लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे तो इस बात का हर वक्त मजबूती मिलती है जब भी कोई युवा साथी आगे बढ़ता है। कई नेता जो युवा के अंदर ताकत होती है, कई नेता उस युवा को काटने की कोशिश करते हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मेरा हर वक्त एक ही सोच रही है कि अगर किसी युवा के अंदर मजबूती और जमीन की ताकत है, वो मेहनत करना चाहता है और जानता है वो अगर युवा आगे जाएगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, मेरे संगठन की ताकत बढ़ेगी, और आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर जब चुनाव होता है उसके अंदर भी पार्टी की ताकत बढ़कर आएगी। और मैं इस बात को, मुझे कहने में कोई गर्व नहीं, मुझे इस बात को कहने में कोई डर नहीं, चाहे हरनीत की बात हो, चाहे नवनीत की बात हो, चाहे इकबाल जैसे युवाओं की बात हो, चाहे और लोगों की बात हो। आज ये सब लोग जो बिना राजनीतिक परिवार के साथ संबंध नहीं रखते थे, ये अपनी जमीन की ताकत के माध्यम से युवा कांग्रेस का हिस्सा पंजाब के होने के बावजूद आज भारतीय युवा कांग्रेस के हिस्सेदारी में पूरे देश के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप सब लोग जहां जहां से आए हो, चुनाव की प्रक्रिया चली, नेता जी बोल रही थी, मुझे इस बात की खुशी है, वो तो LRO के रूप में काम करती थी, मेरे साथों लोगों ने, कई लोगों ने MLA का टिकट मांगा हुआ था, कई लोगों ने MLA का चुनाव लड़ा हुआ था,
वो लोग भी कई बार असेंबली रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते थे, कई बार पोलिंग ऑफिसर का काम करते थे, कई बार एलआरओ का काम करते थे, कई बार जेडआरओ का काम करते थे। उन्होंने अपना परिवार, अपने माता पिता, उन्होंने किसी ने किसी की पीछे सोच नहीं रखी, एक ही सोच रखी कि राहुल जी का सपना है इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरे देश के अंदर कामयाब करके हिंदुस्तान के अंदर जो युवा का संगठन है उसको और मजबूती से निकालना है। इस काम के ऊपर हम सब लोगों ने काम किया। और आपने देखा अंबिका सोनी जैसे लोग, आपने देखा रणदीप सुरजेवाला जी जैसे लोग, आपने देखा मनीष तिवारी जी जैसे लोग, राजा बरार भाई जैसे लोग, जिनको पार्टी ने युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और आज ये सब लोगों की अगर आप बात करो तो आप देख रहे हो कि ये सब लोग संगठन से जुड़े हैं। ये बात ठीक है। हम कहते हैं कि कई बार कमरे का एसी ज्यादा तेज हो ना तो बाल खड़े हो जाते हैं। जब यूथ कांग्रेस की बात आती है ना, हम कहीं भी हों तो हम सब लोगों के शरीर के अंदर एक झरन सी पैदा हो जाती है। ये यूथ कांग्रेस के एक ऐसा मजबूत और ताकतवर संगठन है जिसके अंदर हम सब लोग एक बार जब आ जाते हैं तो कभी भी जाने का दिल नहीं करता। तो आज ये कार्यक्रम हुआ, हम सब लोगों को यहां पर आकर अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, आज पिछले 9 बरस में बीजेपी की सरकार ने जो देश में किया है, किस प्रकार से डर और भय का माहौल पंजाब में, हरियाणा में और पूरे देश में आप देख रहे हैं। और ये केवल देश की बात नहीं, चाहे प्रदेश की बात करो, चाहे विदेशों में रहने वाले भारतीयों की बात करो, हर व्यक्ति के मन में इस डर की भावना है। और उस डर की भावना को खत्म करने का, उस डर को लोगों के मन से निकालने का मजबूती से अगर कोई काम किया तो भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा जिसके अंदर आप सब लोगों ने दिन रात काम किया, तो राहुल गांधी जी ने उस यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर लोगों के मन के अंदर से उस डर को निकालने का, लोगों को हौसला देने का, इस देश के जनता को साहस देने का काम किया। तो हमारे नौजवान युवा राहुल गांधी जी ने किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, चाहे जब भी कोई बात आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आए, हम सब ने देखा है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात थी, आज भाखड़ा नंगल डैम बना, उस वक्त भी लोग विरोध किया करते थे। पर जब कोई इंसान के अंदर क्षमता होती है काम करने की, जब किसी इंसान के अंदर, मन के अंदर इस बात की दृढ़ता आ जाए कि मुझे इस चीज को करना है, तो कोई ताकत उस काम को रोक नहीं सकती। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन की बात है, चाहे उनके योगदान की बात है, चाहे आज के युग के अंदर स्वर्गवासी राजीव गांधी जी का जो सपना था युवाओं को मजबूत करने का, आईटी रेवोल्यूशन लाने का, उस वक्त के लोग भी बहुत विरोध किया करते थे। पर आज जब हमारे हाथ में लैपटॉप आता है, हमारे हाथ में आईपैड आता है, हमारे हाथ में टेलीफोन आता है, तो हम सब लोगों को अपने वो स्वर्गीय लीडर राजीव गांधी जी की याद आती है। और क्या मैं समझता हूं, मुझे पता है समय का अभाव है, मैं अपनी बात को विश्राम देने से पहले आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जो आज देश का माहौल है, आप लोगों ने कार्य किया। हिमाचल के अंदर भी मुझे काम करने का मौका मिला, कर्नाटका के अंदर भी काम करने का मौका मिला, हर प्रदेश के अंदर जहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी जिम्मेवारी मिली है, हर जगह पर जाकर काम छोटा हो बड़ा हो, हर काम करने का कार्य करने का मौका मिला। मैं आप सब लोगों को मजबूती से यह बात कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अगर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से इस बात का प्रण लिया कि हमें 2024 में बीजेपी की सरकार को इस देश से गिराना है, तो कोई ताकत नहीं जो आने वाले वक्त में यहां पर कांग्रेस को, इस देश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने को आप लोगों को रोक सकती होगी। और एक बात मैं श्रीनिवास भाई को जरूर कहना चाहता हूं, कृष्णा जी को जरूर कहना चाहता हूं, ये सभी भाई बहन अलग अलग प्रदेशों से अपनी अपनी मजबूती के माध्यम से इस हॉल के अंदर आए हैं। आने वाले वक्त के अंदर एक कुछ ऐसा सेशन रखिए ताकि ये लोग भी अपनी बात मंच तक पहुंचा सकें, ये लोग भी अपनी भावनाएं लोगों को बचा सकें, ये लोग भी अपनी बात को रख सकें, ताकि हम एक बेटर स्ट्रेटजी बना सकें। और एक सेशन ऐसा भी रखें कि आने वाले इस वक्त में हम आने वाला जो 6, 7, 8 महीने का लोकसभा से पहले, चुनाव से पहले का जो काम वक्त बचा है, उसके अंदर हमें क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हमें बात के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सो मैं इतनी बात कहता हुआ आप सब लोगों का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां पर हर वक्त आपका एक छोटा भाई, आपका इस यूथ कांग्रेस का साथी होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं
कि आपके लिए हर वक्त में, हर मुश्किल में आपके लिए हमेशा हाजिर हूं। किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रदेश में किसी वक्त कोई जरूरत हो, आपका यह भाई आपको हमेशा संगठन के रूप में खड़ा हमेशा हाजिर मिलेगा। इतनी बात कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय युवा कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अब मैं उस नारी शक्ति को मंच पे बुलाना चाहूंगा जो इस वक्त भरूच की महिलाओं की सशक्त आवाजें और अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपने मरहूम पिता अहमद पटेल साहब की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसी हमारी बड़ी बहन मुमताज पटेल जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा स्वागत के लिए। मैं चाहूंगा हमारी बहन रम्या हरिदास जी, डॉक्टर पलक जी, सिंधु जी, डॉक्टर वैष्णवी जी, अनीता बलदेव जी, वीरेंद्र सिंह चावड़ा, पृथ्वीराज चौहान, J&K की टीम, आप मंच पर आए और मुमताज अहमद पटेल जी को सम्मानित करें। Now we would like to invite Ma'am 𝗕𝗂𝗵𝗁 ji on stage. She is a political consultant, gender and civic activist. She is the co-founder of Citizens for Bengaluru for Sustainable Bengaluru and Political Shakti, a citizen group campaigning for increasing women MLAs and MPs. I'd request women from Assam to please come on stage and felicitate Ma'am 𝗕𝗂𝗵𝗁 ji. Ma'am 𝗕𝗂𝗵𝗁 ji here. Good afternoon. I'm not a politician. I have great admiration for all of you sitting here. It's 2 o'clock. You have not eaten and you're sitting here and listening to speech after speech after speech. That is quite amazing. Ellarigu namaskara. Ellarigu namaskara. Andariki namaskaramu. Andariki vandanamu. Ellarukkum vanakkam. Good afternoon everybody. Sabka swagat.
I'm the only non-political person, I think, to speak since the morning. I will keep it short. First of all, it feels very difficult to speak about anything when something like this is happening in Manipur. The Prime Minister had said to be ashamed. The only thing we are ashamed of is the central government and the state government in Manipur. I want to make that very clear as a citizen, that that is what makes us very, very ashamed. And as somebody who has never voted for the BJP and will never vote for the BJP, I'm very proud to say that I worked on Soumya Reddy's campaign in the Karnataka elections and for the urban vote along with Abhishek Dutt ji and Rajiv Gowda ji. And I hope that Congress will be able to perform the same miracle in the Lok Sabha elections. Now I want to talk about 𝗕𝗵𝗵, the program that you have launched. Thanks to Srinivas and 𝗕𝗵𝗵𝗁 for inviting me. I've been working with women in politics for more than 10 years now. If you're serious about the program, I have a few things to say to you. If Youth Congress is serious about women in politics, I have a few things to say to you. 2 years ago or 3 years ago, Sashikant Sendal and I were working with the Karur MP, Congress MP 𝗕𝗲𝗵𝗁 to set up an internship program with women. She put out the poster and I told her, let us remove the age, maximum age for women. Don't put 18 to 30 or 18 to 35. Just remove the maximum. Just say 18 plus. We got more than 5,000 women who applied. This is in Karur, which is a semi-urban, semi-rural constituency in Tamil Nadu, where the Congress has not held power for decades. We had more than 5,000 women apply. We did the interviews. You know what was the age group of the maximum number of women who applied and joined? Age group was between 40 and 55. The age group of the most number of women who applied and joined was between 40 and 55. This should tell you some things if you're trying to recruit women and if you're trying to get the women's vote. Women's lives are very different than men's lives. We are asked to get married at a certain age. We are pressured to have children at a certain age. And we are forced to sit at home and raise children up to a certain age. After that, we are free to do whatever the hell we want to do. So a lot of women who are interested in the country, who are willing to work on politics, are willing to enter politics after 40. This is the Youth Congress, but if you're serious about women, you need to think about that. That is the good news. The second piece of good news, Political Shakti has run a lot of programs for women's recruitment and mobilization into politics. The second piece of good news is a lot of women are interested. Every time we open up a program, thousands of applications come from young women as well. So there are a lot of women interested in politics. Third piece of good news, women voting percentages are almost exceeding the male voting percentages, which tells you that women want to be political, women want to shape the politics and the destiny of this country. Fourth piece of good news, women are voting independently. Many parties, many elections are won based on the women's vote. Today there was an article, 5%, if there is a 5% swing against BJP, they will lose 80 seats in parliament. 5% swing, 80 seats in parliament. That means in 10 states, if 0.5% of women vote for the Congress, you will get that 5%. All you need to get is 0.5% extra vote of the women to make that 5% happen. This is all good news. And there are lots of role models.
Somebody just spoke about 𝗕𝗵𝗿 ji. Somebody just spoke about 𝗕𝗵𝗿 𝗕𝗵𝗍. All of them are role models who rose up from the grassroots to become leaders. So you have role models as well. Indira Gandhi, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi may be inspirational. Maybe a lot of people love them, but a lot of women know we can never be them. Nobody can be them. There is only one. But we can aspire to be 𝗕𝗵𝗿, we can aspire to be 𝗕𝗵𝗿 𝗕𝗵𝗍. So you need to pick role models who are genuinely reachable. You can't always talk about the unreachable people who are at the very top. My lesson in participating in the Bharat Jodo Yatra, which I did in 2 states. I was there in Kanyakumari, Nagapatnam, and then I was there in Ballari. My lesson is this: there is a lot of people that love the Congress. But for all the good programs that the Congress has delivered, whether it is MNREGA, whether it is Anganwadis and ICTS, whether it is 33% reservation for women, the Congress doesn't get any credit for it. Nobody associates these good programs with the Congress. People know, people love the Congress, but none of these programs are associated with the Congress. The Congress is very high on innovation, low on delivery, even lower on credit. The credit taking is very, very, very low. So I will leave you with a couple of messages. First of all, take women's recruitment very, very seriously. We are half the population, half the voters. And unlike caste-based voting, which every party has been doing for 80 years, it's very, very, very difficult because every party is looking for caste-based votes. The women's vote, nobody is taking it seriously. That's 50% available. If you're serious about it, it is something that you can strategize for. The second thing, don't think of women's recruitment and women's leadership as women's issues. If you look at it as women's issues, you will not get it. You have to look at it as 50% of the voters, 50% of potential leadership, 50% of talent, and the Youth Congress and the Congress needs to take ownership of it, not the women in the Youth Congress, not the women in the Mahila Congress alone. Congress and Youth Congress need to take ownership of it. So far the approach has been, it's women's issues, let the women. Why aren't women speaking about it? Why aren't women doing it? It is very clear to me, if 10 women come to my home and say, please vote, you know what it looks like? When I see this convention, there is 3 seats of women and everybody else is a man. The day you have half of this as women, you got the women's vote. That is the day you get the women's vote. So when I only see 10 women approach me, it tells me you don't consider me an equal. Why won't you look in my eye and ask for my vote? Put the women in front, put 5 women, ask the 5 men to accompany, put the women in front and come and ask for my vote. Come and ask me to come and join the Congress. Come and ask the aspirational women. Give them leadership roles. And the final thing I will say is that there is so much the Congress has innovated for women that you don't get credit for. So you need to look at women as voters and talk about all of the programs you would anyway talk about for men, whether it is water, whether it is electricity, whether it is education, whether it is healthcare. It is not like women don't need healthcare. It is not like women don't need education. So you need to consider women as voters, to recruit them and to give them leadership positions and to get their vote. And finally, I will leave you with one piece of advice. I was asked to come at 11. I am now speaking at 2:30. Not every voter and woman will have that patience. You all are part of the party, you have that patience. The rest of us won't have the patience. More importantly, we have work to do. Especially women. We have to go back and cook. We have to look after our families. We have to go back and work. I took off from the office. So please keep time. My lesson from 𝗕𝗵𝗿 𝗕𝗵𝗍 in the UP campaign. What the Congress people told me in the UP campaign, people in the Congress offices of Uttar Pradesh was, we love the Congress, we come to the office, there is nobody there. The leaders come late. There is no work to do. So please keep time, engage women, give women work to do,
treat them as equal voters, and I think the Congress has an unprecedented opportunity compared to parties like the BJP. Thank you very much for the opportunity. Next time, I hope to see one aisle full of women. Thank you. अब इसी क्रम में मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की बुलंद आवाज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने मार्गदर्शन हम युवाओं को दें। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे नितिन शर्मा जी भाई साहब उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। मैं मंच पे हमारे कर्नाटक के मिनिस्टर सतीश जालुगंडे जी को भी बुलाना चाहूंगा कि मंच पे आए। नलपाड़ भाई, मैं इसी कड़ी में स्वागत के लिए मन्नू जैन जी हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज उनको बुलाऊंगा कि वो आए। पुष्पलता जी, अरिता बाबू जी, श्यामला जी,